सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। बहुत सारे इशूज़ तो वैसे दरपेश हैं इस हुकूमत को, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि 1 करोड़ नौकरियों की, वो वादे जो हुकूमत ने किए, 350 डैमों की, 1000 यूनिवर्सिटीज़ की, 50 लाख घरों की, 50 रुपये लीटर पेट्रोल की, 60 रुपये के डॉलर की, महंगाई के खात्मे की, VIP कल्चर के खात्मे की, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत की, गैर मुल्कियों की नौकरी के लिए पाकिस्तान आमद की, 200 अरब डॉलर की वापसी की और पाकिस्तान के तमाम कर्जों के खात्मे की, तो आपके जहन में क्या आता है? जी हाँ, बिल्कुल, हमें याद आता है नया पाकिस्तान। और ये वादे पुराने पाकिस्तान में कितने अच्छे लगते थे ना, जितना आज हमें पुराना पाकिस्तान अच्छा लगता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अब कल ज़ाहिर 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इन 2 सालों में हुकूमत ने क्या कमाया, क्या गंवाया, कौन सा वादा हुआ पूरा और कौन सा वादा अब भी है अधूरा। तो जनाब, इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान ने हुकूमत से, कौम से बहुत सारे वादे किए। 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए, 50 लाख घर, पुलिस रिफॉर्म, जनूबी पंजाब सूबे का ऐलान किया, मगर 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वालों ने अपना वादा वफा ना किया। नई असामियाँ देने के बजाय गुज़िश्ता एक साल से खाली सरकारी असामियों को भी ख़त्म कर दिया गया। 50 लाख घरों की तामीर अभी तक सिर्फ कागजात और इजलासों तक ही महदूद है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स का वादा भी अब तक पूरा है। मिसाली पुलिस कहलाने वाली खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है, वहाँ पर भी अभी इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। जनूबी पंजाब के लिए सेक्रेटेरिएट बनाने में भी 2 साल लगे। अब सूबा कब बनेगा, फिलहाल इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौजूदा हुकूमत के दौर में मेगा प्रोजेक्ट्स की तादाद बहुत कम रही। तहरीक इंसाफ के मेगा प्रोजेक्ट्स में बिलियन ट्री सुनामी, दियामीर भाषा डैम पर काम का आगाज तो हो चुका है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 279 अरब रुपए के 4 रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी और इन मनसूबों में होशान, आवरान, खुजदार, एमिट, स्वात मोटरवे का फेज़ 2 शामिल है। हैदराबाद से सक्कर मोटरवे और खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी मंजूरी हो चुकी है। अगर हम BRT मनसूबे की बात करें तो वो तो दर्द सर बन चुका है और अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इस हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी है नाजरीन कि ये गुज़िश्ता हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रही है। हुकूमत ने 2 साल में करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया, एहसास प्रोग्राम पनाहगाहों का आगाज़ किया, नौजवानों के लिए कर्जे, लंगर खानों का आगाज़ भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया और टाइगर फोर्स का क़याम भी इसी हुकूमत ने किया। और टाइगर फोर्स जो कि हमें फ़िलहाल नज़र तो नहीं आती, लेकिन वो टाइगर फोर्स है और वज़ीर आज़म कहते हैं कि बिल्कुल अब उसका हम एक दिन भी मनाएंगे। खैर, कुछ मुआशी कारकर्दगी, कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आज आपके सामने रखूँगी और आप भी ज़रा देखिए कि इन 2 सालों में क्या हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत के 2 साल हैं, उनमें मुआशी सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। माली साल 2018-19 में शरह नमू थी जनाब 6.2%, जिसका हदफ था उसके बजाय सिर्फ 3.3% रही। माली साल 2019-20 में शरह नमू मनफी में चली गई। गुज़िश्ता माली साल शरह नमू मनफी 4% रही। माली साल 2018-19 में ज़राअत के शोबे में शरह नमू 0.8% रही। 18-19 में ज़राअत की शरह नमू का हदफ 3.8% रखा गया था। ये मैं बात कर रही हूँ ज़राअत की। माली साल 2019-20 में ज़राअत के शोबे में जो शरह नमू रही वो 2.7% रही। गुज़िश्ता माली साल में शरह नमू का हदफ 3.5% रखा गया था। माली साल 2018-19 में अगर मैं सनती शोबे की बात करूं तो सनती शोबे में पैदावार 7.6% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 1.4% ही रही। आगे बढ़ें तो माली साल 2019-20 में 2.5% हदफ के मुकाबले में मनफी 5.6% रही। माली साल 2018-19 में खिदमात के शोबे में 6.5% हदफ के मुकाबले में तरक्की की शरह 4.7% रही। माली साल 2019-20 में 4.8% मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में मनफी 0.6% रही। माली साल 2018-19 में मुल्क की मजमूई कर्ज़ों का हजम GDP के मुकाबले में कुछ इस तरह रहा 84.8%। माली साल 2018-19 में GDP के मुकाबले में कर्ज़ों के हजूम का हदफ
68% रखा गया था। माली साल 18-19 में कर्जों के हजूम में 10.3 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। माली साल 2019-20 में कर्जों के हजूम में मजीद इजाफा हुआ। माली साल 2019-20 में GDP के मुकाबले में कर्जों का हजूम 80.8% रहा। पाकिस्तानी बरामदात की बात करें तो 2 सालों में 6.8% कमी रिकॉर्ड हुई। माली साल 2018-19 में 22.5 अरब डॉलर की बरामदात हुई। गुज़िश्ता माली साल 20.9 अरब डॉलर की कुल बरामदात हुई। 2 सालों में दरामदात में भी 18.7% की कमी हुई। जारी खासारा माली साल 2018-19 में 12.5% था, जो कि गुज़िश्ता माली साल में 3.3% तक आ गया। 2 सालों में बैरूनी सरमायाकारी में भी 32% का रिकॉर्ड इजाफा किया गया देखा गया। माली साल 2018-19 में ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब 28 करोड़ डॉलर से ज़ायद थे। गुज़िश्ता माली साल में ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब 54 करोड़ डॉलर से ज़ायद रहे। इसी तरीके से माली साल 18-19 में शरह सूद को 10% से बढ़ाकर 12.25% तक कर दिया गया। माली साल 2019-20 में स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 13.25% तक किया और जून 2020 में पॉलिसी रेट को कम करके 7% तक कर दिया गया। यह है सूरत हाल जनाब, ये पूरी मुआशी सूरत हाल है और ये हमने आपके सामने रख दी है। अब ज़रा इस पर बात करेंगे। बहुत सारे वादे और दावे अभी भी मुंतज़िर हैं हुकूमत के। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो हेड इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा। कई बार हमने बात की है, लेकिन ज़रा आज एक जायज़ा रिपोर्ट टाइप की हमने रखी है अवाम के सामने कि जी ये सूरत हाल थी मुआशी और ये हो गई है इन 2 सालों में। वादे भी अवाम के सामने थे जो किए गए, और जितने वादे पूरे हुए और जितने नहीं हुए, ज़्यादातर नहीं हुए, वो भी अवाम के सामने। ये सूरत हाल देख के क्या लग क्या रहा है आपको? ये हुकूमत किसी भी तौर से कहीं भी आपको संजीदा नज़र आती है? कहीं ये सोचती है कि हमारे मंशूर का हिस्सा क्या था हमारे मंशूर में और हम क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, और बहुत अच्छा टॉपिक है कि आपने इस दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसमें क्या अदाद शुमार रहे हैं। आपके अदाद शुमार बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए हैं और बिल्कुल एक्यूरेट अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इस हवाले से एक जुमला सिर्फ इस हवाले से ये है कि अगर GDP आपका माइनस में चला गया है जी, तो आप ये समझें कि आपकी हर चीज़ माइनस में चली गई है। आप ये समझें कि आपकी दाल, आटा, चावल, चीनी, आपके कपड़े, आपके जूते, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें और सब कुछ आपका, यानी कि जो यूटिलिटी आइटम्स, किराए, ईच एंड आपके रुपया डाउन हो गया। यानी कि हर चीज़ में इस हद तक तनज़ली आई है कि आप ये समझें कि 30% तक चीज़ें जो हैं वो महंगी हुई हैं। अद्वियात को देख लें, अद्वियात का जिक्र नहीं था आपके यहाँ। अद्वियात को आप देखें, अद्वियात की क्या सूरत हाल है। यानी जो भी वादे वईद किए गए थे वो वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बदकिस्मती के साथ वो नहीं निभा सकी। ये सारा जो इस वक्त तक बात हो रही है, इसमें 2 सालों की माली कारकर्दगी जो है वो आपने सामने रखी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो अदाद शुमार हैं वो बिल्कुल वाज़े हैं। इन्फ्लेशन जो है वो कहाँ तक जा चुका है और जो यूटिलिटी आइटम्स हैं वो किस तरह से बढ़ चुकी हैं। बेरोज़गारियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। उसके साथ साथ नौकरियों में कट लग गए हैं, सैलरीज़ में कट लग गए हैं। उसके साथ ये है कि सरकारी शोबे में जो खिदमात का शोबा था वहाँ पे नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं। और उसके साथ आप ये भी देखते हैं कि नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। आपका सनती सेक्टर बैठा हुआ है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन में है। हमारा मुल्क सारा ज़राअत के ऊपर है, हम तो कोई और चीज़ पैदा ही नहीं कर रहे। हमारे यहाँ ज़राअत है। कम से कम ये होता है कि अगर ज़राअत आपकी पॉजिटिव में जा रही हो, फसलें अच्छी हो रही हों, तो ऐसा होता है कि आपके यहाँ कभी फूड इन्फ्लेशन नहीं होता। आप वो चीज़ें इस्तेमाल हैं जो आपके अपने मुल्क में पैदा हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये हुई है कि तमाम फसलें, वो छोटी हों, बम्पर क्रॉप्स हों, बड़ी फसलें हों या बिल्कुल स्मॉल स्केल की हों, वो तमाम में डिक्लाइन आया है। और इस डिक्लाइन की वजह से आप ये देखें कि उसकी मार्केट प्राइस बढ़ गई है
और फिर जब मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो आप जानती हैं कि फार्म से लेके मंडी और मंडी से लेके परचून मुर्तजा ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इस चीज़ों को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर सलमान शाह साहब, माहिर मौशूयात हैं। सलमान साहब, कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं सूरत हाल पर। जब हुकूमत आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस वक्त से लेकर अब कल 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मईशत की सूरत हाल हमारे सामने है। ये किस तरह हुई ये एक अलग बहस है, लेकिन अब ये किस तरह ठीक होगी, इसके लिए आपको क्या लगता है, कोई प्लान है हुकूमत के पास? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि बिजली का जो निज़ाम है वो तकरीबन पाकिस्तान की इकॉनमी को डुबो रहा है। और बिजली के निज़ाम में अब आप देख रहे हैं कि 2000 अरब से ज़्यादा के सर्कुलर डेट हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें समझ आनी चाहिए कि ये सर्कुलर डेट का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो बिजली इस वक्त तक बन चुकी है और हम उसको कंज्यूम कर चुके हैं एज कंज्यूमर्स, पूरे आवाम, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, हर अदारा जो बिजली इस्तेमाल करता है जी, उसकी कीमत जो है वो अभी तक 2000 अरब रुपया उसकी कीमत का किसी ने अदा ही नहीं किया। और आप देख रहे हैं कि बिजली के बिल जो हैं वो आसमान पे पहुंच चुके हैं। हर कंज्यूमर जो है वो भी देख रहा है कि उसके बिल भी बढ़ रहे हैं, टैरिफ्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन बिजली का निज़ाम जितना चलाते हैं उतना ही बड़ा नुकसान वो कर रहा है। तो ये निज़ाम जो है इसमें बेशुमार इश्यूज हैं। आपको पता है कि IPPs के ऊपर एक कमेटी भी बनी है और उसने बेसिकली ये भी कहा है कि जो IPPs हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा महंगी के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं जो मायदे होने चाहिए थे। यहाँ पे 15% रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। वहाँ 40-40%, 50-50% रिटर्न कर दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस सेक्टर में इन IPPs के अलावा भी कोई किसी किस्म की इस्लाहात नहीं हुई, क्योंकि ट्रांसमिशन का निज़ाम और डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम ये इसको भी का कंपेटिटिव बनाने की ज़रूरत थी, जो नहीं हुआ। तकरीबन ये आप समझ लें कि पिछले 10-12 साल में रिफॉर्म्स के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई और एक ऐसे निज़ाम में बिजली की इन्वेस्टमेंट होती चली गई जहाँ पे जितना आप इन्वेस्ट करते थे उससे उतना ही आपको नुकसान भी होता चला। डॉक्टर साहब, अब इसको ठीक करने के लिए क्या हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं? ये हुकूमत अभी कुछ कर सकती है? 2 साल में जो अभी हुआ है, जो GDP अभी मनफी में गई है, अब इन चीज़ों को ठीक करने के लिए जो आप बात कर रहे हैं बिजली के मनसूबों के हवाले से कि अब ज़ाहिर 2000 अरब रुपए का मामला है, अब इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हुकूमत को क्या करना पड़ेगा और क्या पॉलिसी और क्या इनकी हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, इसमें तो जो जाहिर नजर आती है वो ये है कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं जी, इसको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको पता है कि कितनी पाकिस्तान को मुसीबत पड़ती है। जैसे हमने रिकोटिक का भी केस देखा, जैसे दूसरे केस थे जिसमें पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो सका। तो ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इसके अलावा भी तो एक जो दूसरा बड़ा पाकिस्तान की इकॉनमी पे एक बोझ है, जो मेरा ख्याल है कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वो ये है कि कर्जे जो हैं पाकिस्तान इकॉनमी में वो पाकिस्तान की टोटल पैदावार से ज़्यादा कर्जे हो चुके हैं। जी हाँ, यानी कि जितना आपका GDP है उससे ज़्यादा आपके कर्जे हैं। और इसमें ये भी हो चुका है कि कर्जों की जो सूद देना है उसके लिए भी कर्जे लेने पर आप ये सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा कर्जा है कि आपके सारे रेवेन्यूज भी अगर आप खर्च कर लें तो फिर भी आपको और कर्जा लेना पड़ता है सूद को पे करने। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर
अब ये पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए कि जी ये कर्जे कैसे वापस होंगे। डॉक्टर साहब, अब जो आपने बात की, कर्जे ज़ाहिर बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर का हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रेट बढ़ रहा है। अगर ये डॉलर रेट इस तरीके से रहता है, आपको क्या लग रहा है 2 साल में डॉलर रेट मजीद ऊपर जाएगा या फिर ये सस्टेन करेगा या फिर ये नीचे आएगा? और अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर हुकूमत क्या करेगी? देखिए, अब इसमें जो है कर्जों के लिए तो आपने एक IMF प्रोग्राम बना हुआ है जी, जिसमें आप के ऊपर बहुत ही मुश्किल किस्म की शराइत लगी हुई है। नंबर 1 उसकी शर्त ये है कि आप रुपए की और डॉलर की जो वैल्यू है वो मार्केट बेस्ड होगी। तो जाहिर है कि जब डॉलरों की डिमांड इतनी ज्यादा होगी और मार्केट में डॉलर नहीं होंगे तो डॉलर की कीमत बढ़ेगी। अभी तक तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारे तजारती खसारे से निकलता था, जो आपको पता है कि वो तजारती खसारा तकरीबन 35 अरब डॉलर का था और उसके बाद करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर का था, वो तो कम हो गया, लेकिन कर्जे जो हैं वो कम नहीं हुए। लेकिन डॉक्टर साहब वो कैसे हुआ है? हमने अपनी इंपोर्ट को 16% किया, लेकिन हमने कोई कोई नई अपनी लगाई नहीं, अपने लिए हमने कोई ऐसी कंपनीज नहीं लगाई, कोई ऐसी अपने मुल्क में पैदावार करनी शुरू नहीं की जिस तरह और ममालिक करते हैं। तो आपको लगता है ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, कभी पाकिस्तान ने इस पर काम नहीं किया कि अपनी मसनूआत बनाना शुरू करें? जी, उसमें मसला ये है कि आपने इम्पोर्ट्स तो कम कर ली क्योंकि आपकी डिवैल्यूएशन की वजह से जो IMF ने आपके ऊपर एक शर्त रखी हुई है जिससे वो हट नहीं रहा, उसमें तो आपने डिवैल्यूएशन तो कर ली, लेकिन अब दूसरी तरफ ये है कि आपको कम्पिटिटिवनेस होना जरूरी है। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ना कि अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आपकी इंडस्ट्री जो है उसको अगर आप 20 रुपए के तो वो तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया में तो इस वक्त बिजली 4-5 रुपए की मिलती है और इंडस्ट्री को अगर आप 4-5 रुपए की बिजली देते हैं तो फिर ये आपके सारा वो जो है सर्कुलर डेट का वो फिर डोमेस्टिक के ऊपर आके गिरेगा और हर बाकी सेक्टर्स के ऊपर निकलेगा। तो ये साइकिल ऐसी है कि एनर्जी जो है ये हर मईशत की एक बेस होती है। अगर एनर्जी आपकी ठीक नहीं है, आपकी जो है वो ठीक नहीं हो सकती, आपकी इंडस्ट्री जो है वो competitive नहीं हो सकती। अगर आपकी इंडस्ट्री competitive नहीं है तो आपकी एक्सपोर्ट्स ठीक नहीं हो सकती। सो ये मेरा ख्याल है कि ये इतना आसान काम नहीं है कि ये ओवरनाइट आप कर सकते हैं। ओवरनाइट नहीं हो सकता, लेकिन राइट डॉक्टर साहब मैं आपके पास जाने आती हूँ सर। राइट, पॉइंट टेकन। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ और जो आपने बात की है उस हवाले से एक और सवाल भी आपसे करती हूँ, लेकिन मुर्तज़ा से बात कर लूँ। मुर्तज़ा, अभी जो डॉक्टर साहब ने बातें की, ज़ाहिर चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जाएगा? शायद उस हुकूमत के पास अभी कोई फ़िलहाल प्लान नहीं है, और जो अभी आया था बजट उसको भी कहा गया है कोविड-19 के पेश नज़र ऐसा बजट हम दे रहे हैं क्योंकि कोविड-19 में मामला ख़राब कर दिए हैं। सारा बोझ कोविड पर डाल के लोग लाखों की तादाद में, बल्कि तकरीबन 1 करोड़ जो हैं वो लोगों की नौकरियां गई हैं, करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं। अभी सब कुछ ठीक होता हुआ कहीं नज़र आ रहा है आपको इन 2-3 सालों में? बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ ठीक नज़र नहीं आ रही। जिससे डॉक्टर साहब ने फरमाया, बिल्कुल हमारे उस्ताद हैं। और हमारे यहाँ जो असल बुराई की जड़ है इस हुकूमत के होते हुए ये हुआ कि हमें जो IMF का ये पैकेज हमने लिया, इस IMF पैकेज में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई थी जिनको नेगोशिएट नहीं किया गया प्रॉपरली। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, ये फ्री फ्लोट रजीम हमने अपना ली। हमने जो गैस कंपनीज के जो उनकी प्राइस थी उनके हवाले से हमने ये किया कि ओगरा और नेपरा जो हैं वो एज इट इज़ भेजेंगी और हुकूमत उसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। जो एनर्जी मिक्स है हमारा उसको हमने बेहतर नहीं किया। जो हमने LNG के मुआहदे किए थे उनके मुताबिक हमने गैस नहीं ली, और उसके साथ हमने गैस के ऊपर ये LNG हमने घरों में जलाने के लिए नहीं ली थी, ये हमने बिजली पैदा करने के लिए ली थी। लेकिन इसमें हम करते रहे हैं, दोबारा फर्नेस ऑयल के ऊपर 22 रुपये का यूनिट, LNG के ऊपर यूनिट पड़ रहा था 8 से 9 रुपये का।
तो ये इस तरह की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक से बढ़ के एक हैं। फिर इनका सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि हर सेक्टर में उसी सेक्टर का बंदा बैठा हुआ है जो जिसके मफादात वाबस्ता हैं उस सेक्टर से। एनर्जी सेक्टर को चलाने वालों के मफादात एनर्जी सेक्टर से वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब ने जो जिक्र किया कि तमाम मुआहदे IPPs के साथ रिविज़िट करने की ज़रूरत है, क्या उनके साथ नेगोशिएशंस नहीं हो सकती हैं? क्योंकि IPPs के हवाले से जो रिपोर्ट आई थी, अगर वो बड़ी होशरबा रिपोर्ट है, अगर उसको देखा जाए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि IPPs आएँ और कोई 500 अरब खा जाए, कोई 400 अरब खा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब अरबों रुपए कमाए गए और जो लोग जो वहाँ बिठाए गए उन्होंने कितना फायदा उठा लिया है इस चीज से, और आगे क्या सूरत हाल होगी, जो लोग टैक्सेस भर रहे हैं आम आवाम उनको क्या मिल रहा है, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। डॉक्टर सलमान शाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। स्टे विद अस। बात कर रहे थे हुकूमत की 2 साला मुआशी कारकर्दगी कैसी रही है, उस पर हमने आपको पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे हैं और मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा, जो सूरत हाल अभी है मईशत की, जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है, सोना इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, महंगाई हद तक बढ़ चुकी है, रोज़गार ख़त्म हो रहा है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि चाहे वो कोई भी सनत हो वो तबाही की जानिब जा रही है। अब इस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए आपको लगता है कि हुकूमत के पास अब कोई जवाब रहता है कि सिर्फ वो अपोजिशन को ही मोर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहें कि उन लोगों की वजह से हम इस हाल को पहुँचें? शायद ज़्यादातर जो सूरत हाल हुई है वो इस वजह से हुई है कि हमारी हुकूमत का जो फोकस था वो सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन की जानिब था, और तमाम जो 2 साल गुज़रे हैं इन तमाम दोनों सालों में उनकी लीडरशिप को उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ, उनके ऊपर केसेस और उनके ऊपर नैब और बाकी तमाम चीज़ें, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, होना चाहिए। जो लोग गलत कर रहे हैं उनको अपना गलत काम की सज़ा देनी चाहिए। लेकिन चीज़ ये है कि आप जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो तो पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसको एक पार्टी को या दूसरी पार्टी को उसको पॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए चीज़ों को। इनको चाहिए ये था कि जो लोग इन पार्टियों में अच्छे हैं उनको साथ मिलाते, एक कॉन्सेंसस डेवलप करते कि इस सिचुएशन में कैसे बाहर निकला जाए। और यहाँ पे तो ये होता रहा है कि इनके पास कोई भी शख्स जो इनके अपनी जमात का है या जमात का नहीं था वो इनसे मिलने गया, उन्होंने अगर नवाज़ लीग के हवाले से, मियां नवाज शरीफ के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से और आसफ अली जरदारी साहब के हवाले से कोई बात कही और कहा कि जनाब आपने तो इनको आगे लगा के रख दिया, बड़ा मज़ा आ रहा है, तो वो उस बंदे को काबीना में शामिल कर लिया गया। तो ये हालत थी जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे पहुँचे हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। महबूब लीडर हैं इमरान खान, उनको इस तरह की सूरत हाल में मुल्क को नहीं लेके जाना चाहिए था, क्योंकि आपने तवज्जो नहीं दी किसी सेक्टर की जानिब भी। कहीं से जो पैसे आने हैं, अब ज़्यादा तकरीरें की गई हैं निस्बतन इसके कि किसी चीज़ के ऊपर अमल किया जाता। जो पहले बातें की गई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सरमायादारों को इस तरह कर दूंगा, मैंने ये किया, वो होगा, इस तरह होगा, उससे क्या हुआ कि आपका जो सरमाया था वो मुंजमद हो गया। आपके तमाम जो जितने बिजनेसमैन थे बड़े बड़े वो डर गए, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये जो पॉलिसीज थी हुकूमत की, इसकी वजह से लोगों को काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है, जो कारोबारी तबका है वो परेशान होकर रह गया है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, हम बरामदात की और दरामदात की बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं कोट कर दूँ, फिर ज़रा आप पर इस पर तजिया दीजिएगा कि 2 सालों में जो बरामदात थी उनमें 6.8% कमी हुई, जबकि दरामदात में 18.7% कमी हुई। अब इस चीज़ को आप किस तरह से देखेंगे? जो हुकूमत करना चाह रही थी वो कर नहीं पाई, या जो लोग बिठाए गए उनमें इतनी अहलियत नहीं थी? देखिए, एक बात तो है ना कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो खासी हद तक गिर चुका है, और वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए इशू था जो अब इतना बड़ा इशू नहीं है। असल इशू है आपके आपने जो, जैसे मैंने पहले कहा कि 300 अरब डॉलर का पहाड़ कर्जों का और उसके साथ 2000 अरब रुपए का पहाड़ सर्कुलर डेट का, और उसके साथ साथ अब अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है और उसके पास इस वक्त बिजली भी बहुत महंगी है और गैस जो है हम जो ले रहे हैं, जो
LNG की गैस आ रही है वो तकरीबन इस वक्त $6 पर मिलियन MMBTU पे आ रही है, और दुनिया में इस वक्त स्पॉट की कीमत जो है वो $1.5 है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं वो हमें किस तरह फंसा के गए हैं। अब कोविड का जमाना जो है, कोविड में हमने देखा कि आपको लॉकडाउन भी करना पड़ा। लॉकडाउन का मतलब आपके होटल बंद हैं, आपके रेस्टोरेंट्स बंद हैं, आपके जितने भी सर्विस इंडस्ट्री जहाँ पे बेशुमार लेबर काम करती है वो बंद हो गए हैं। हत्ता कि आपके ये बार्बर शॉप्स जो हैं वो भी बंद हैं। सही है, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट सामने आया, जो आप कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिविजिट करने की जरूरत है, उनको देखा जाए, कुछ निगोशिएशंस की जाए, बगैर आप आगे नहीं चल सकते। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब आपका। जानिब तो ये सूरत हाल है नाज़रीन, लेकिन सिफारतकारी की अगर बात करें तो उसकी सूरत हाल खासी बेहतर है। सिफारती मुआवज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत कामयाबियाँ समेटी। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद और सूरत हाल जानेंगे कहां तक पाकिस्तान सिफारती सतह पर वाकई कामयाब हो चुका है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले आपने सिफारती सूरत हाल के ऊपर जो पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी हैं, एक रिपोर्ट आपने देखी कि 2 साल में पाकिस्तान ने क्या क्या कुछ किया, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पहले खिताब से लेके जो कि उन्होंने अमेरिका में किया, सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में कश्मीर का मसला उजागर किया, उसके बाद बहुत सारे ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की, और उसके बाद फिर अभिनंदन की गिरफ्तारी से लेकर कुलभूषण के मामले तक जो सूरत हाल रही है, वो उस सूरत हाल में पाकिस्तान वाकई के सही ट्रैक पर चल पड़ा है या अभी और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर ख़ास तौर पर कश्मीर की अगर बात की जाए, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर हैं शाहिद अमीन साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। कश्मीर के मामले को जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने शुरू से लेकर अब तक चली है और जिस ट्रैक पर हुकूमत चल रही है, उसको आप किस तरह देखते हैं? आप ये समझते हैं कि कश्मीर का मसला और ज़्यादा तंदही से उजागर करने की ज़रूरत है? लेकिन खारजी महाज पे तो हम ये कहेंगे कि इमरान खान की हुकूमत को खासी कामयाबियां हासिल हुई हैं
और उसकी ठोस मिसाल तो ये है कि सऊदी अरब और यूएई के साथ ताल्लुकात को ज़्यादा मुस्तहकम किया गया, जिसके नतीजे में एक इकनॉमिक बेल आउट आया जो मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी था। सऊदी अरब की तरफ से मैं समझता हूँ कोई 12 मिलियन का पैकेज और यूएई की तरफ से कोई 6 बिलियन का, और फिर इसके अलावा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पैकेज भी सऊदी अरब ने ऐलान किया जी। तो ये कामयाबी मैं समझता हूँ हमारी मखदूश इक़्तिसादी हालात को देखते हुए इंतहाई अहम थी। फिर चीन के साथ भी ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी आई है, सीपैक पे बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और बल्कि मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों जो चीन ने लद्दाख में इंडिया के खिलाफ एक बड़ा सख्त एक्शन लिया था जी, उससे भी पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली फायदा। सर मैं आती हूँ आपकी जानिब, वो मंजरनामा के भारत तब्दील हो रहा है, इस पर हम जरा बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।